आगे पीछे वाई कैटेगरी की सुरक्षा, 11 से 12 पुलिसकर्मी, कमांडोज सब तैनात है और लगातार जहां कंगना जा रही है तो लगातार सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद की जा रही है। तो अगर ये कहें कि कंगना अपने डायलॉग डिलीवरी से और अपने वार और सियासी पलटवार से लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं और कहीं ना कहीं सिर दर्द बनी हुई है, नींद उड़ा रखी है उन्होंने महाराष्ट्र सरकार की, तो वो गलत नहीं होगा। सही भीतर चली गई है, लगभग 4:30 बजे का वक्त था, 20 मिनट पहले ही पहुंच गई। मुझे लगता है उनकी मुलाकात पहले ही हो जाएगी। ओवर टू यू। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। राजभवन पहुंच चुकी हैं कंगना रनौत। राज्यपाल से मिलने का 4:30 बजे का वक्त उनसे मुकर्रर हुआ था, लेकिन उससे पहले वो पहुंच चुकी हैं, अपने घर से निकली, आत्मविश्वास के साथ गाड़ी में बैठी। मीडिया पर्सन जो वहां पर मौजूद थे उन्हें हाथ हिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार किया और उसके बाद लगभग 40 मिनट बाद उनका काफिला राजभवन पहुंच चुका है। भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल से मिलकर वो बात रखेंगी, अपनी तमाम बात रखेंगे, किस तरह से महाराष्ट्र सरकार के बीच उनका विवाद चल रहा है वो बताना चाहेंगी कि कैसे बीएमसी ने नोटिस देकर इंतजार न करते हुए उनके दफ्तर को तोड़ा है, क्योंकि साफ तौर पर कंगना कहती हैं कि ये बदले की कार्रवाई है। और एक वीडियो अपने इस दफ्तर को तोड़ने के बाद जो उन्होंने अपलोड किया था, उस वीडियो में सीधे सीधे उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को तुम कहकर संबोधित करते हुए कहा था कि ये वक्त है, वक्त का पहिया है, सभी का वक्त एक जैसा नहीं रहता। ये काफिला, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें हैं जो इस वक्त कंगना रनौत राजभवन पहुंची हैं राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से। हालांकि मीडिया पर्सन से वहां पर पूछने की बात की, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, गाड़ी उनकी रुकी नहीं, सीधे राजभवन में अंदर चले गई है। और अब देखना यह होगा कि क्या वो बाहर आकर, क्योंकि खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि कंगना रनौत कल मुंबई से बाहर जा रही हैं, तो क्या वो जाते जाते कोई संदेश देना चाहती हैं, क्या जाते जाते वो कुछ और कहना चाहती हैं, क्या एक बार फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर निशाना साधना चाहती हैं, क्योंकि अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, अभी इसके राजनीतिक मायने निकाले जाने बाकी हैं। क्योंकि शिवसेना लगातार ये कह रही है कि कंगना के बहाने राजनीति की जा रही है, बीजेपी का नाम आ रहा है। हालांकि एक मामला कंगना का है और दूसरा मामला पूर्व नौसैनिक की पिटाई का है, जिस पर बीजेपी के नेता, जो स्थानीय नेता हैं, वो खुद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के दफ्तर के सामने धरना प्रदर्शन में बैठ गए थे। और यही कहा जा रहा है, यही आरोप कंगना पर भी लग रहा है कि सीधे सीधे कंगना जो है वो राजनीति कर रही है। कंगना की ये सारी मुहिम राजनीति से प्रेरित है। अंदर की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, राजभवन के अंदर पोर्च में कंगना की गाड़ी पहुंची थी, उससे पहले ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार भीड़ भाड़, अपने घर से निकलने की तस्वीर है। आज तक पर अपने दर्शकों को हम लगातार वो दो तस्वीर दिखा रहे हैं, जब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने के लिए अपने घर से निकली थी कंगना रनौत, और उसके बाद बस अब से कुछ ही देर पहले वो पहुंची हैं राजभवन, जहां पर वो राज्यपाल से मिलकर अपनी तकलीफ को रखेंगे। जैसे कंगना अपना दर्द कहती हैं, कंगना कहती हैं कि मुझे विक्टिम बनाया जा रहा है, कंगना कहती हैं कि मेरे साथ मुंबई में, महाराष्ट्र में अन्याय हो रहा है। कंगना महाराष्ट्र मुंबई को पीओ को जैसा बता चुकी हैं, मुंबई पुलिस पर उन्हें भरोसा नहीं है, वो कह चुकी हैं कि मुंबई पुलिस पर मुझे विश्वास नहीं है। उसके अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर वो लगातार ट्वीट के जरिए वीडियो अपलोड करके उस पर लगातार उन पर वार कर रही हैं। लेकिन आज जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आए, महाराष्ट्र की जनता को उन्होंने संबोधित किया, तो उन्होंने कोरोना पर बात की, उन्होंने कंगना पर कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी ना समझा जाए। इसके राजनीतिक माने हैं, ये एक राजनीतिक संदेश है। साफ तौर पर उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी ना समझा जाए, यानी कि वो खामोश हैं तो कुछ और वजह से, क्योंकि इस वक्त मामला लगातार उनको बैकफुट पर धकेल रहा है। ये राजभवन के अंदर की तस्वीरें हैं, जब पोर्च में कंगना रनौत की गाड़ी पहुंची थी। कंगना राजभवन के अंदर जा चुकी हैं, अब से लगभग 5 मिनट पहले वो राजभवन पहुंच चुकी हैं, भगत सिंह कोश्यारी से मिलेंगी। तो मामला लगातार आगे बढ़ता हुआ और अब ये मामला पूरी तरह से राजनीतिक रूप भी ले रहा है, क्योंकि सीधे सीधे संजय राउत अब आज जब आए तो उन्होंने भी ये कहा कि ये राजनीति है। न सिर्फ उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए, गृह मंत्रालय पर सवाल उठाए कंगना को सिक्योरिटी देने के लिए, बल्कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर भी उन्होंने सवाल उठा दिए और ये कहा कि हिमाचल की सरकार को सिर्फ कंगना को सिक्योरिटी देने के लिए गृह मंत्रालय को बोलना पड़ता है, पत्र लिखना पड़ता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो लड़कियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, वहां पर एक भी दारोगा, एक भी पुलिस वाला वो नहीं देते हैं। तो ये वार प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगातार चल रहे हैं। कंगना की तरफ से भी, शिवसेना की तरफ से भी, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी। उद्धव ठाकरे आते हैं, उद्धव ठाकरे कहते हैं कि मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी ना समझें, लेकिन साथ ही साथ एक चीज वो और कहते हैं, 15 सितंबर यानी कि परसों
शब्दों से वो एक मुहिम शुरू कर रहे हैं, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी। तो ये मेरा परिवार क्या है? ये मेरा परिवार महाराष्ट्र है। क्या कोरोना से लड़ने के लिए वो मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी का नारा दे रहे हैं, या उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं बीजेपी को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो मराठी मानुष को संबोधित कर रहे हैं, वो महाराष्ट्र के मूल निवासियों को संबोधित कर रहे हैं, वो महाराष्ट्र के मूल निवासियों को यह संदेश देना चाहते हैं कि अब राजनीति केंद्र से हो रही है, अब बीजेपी इसमें आगे आ चुकी है। कंगना को आगे करके बीजेपी पीछे से राजनीति कर रही है। महाराष्ट्र सरकार की जो छवि है वो धूमिल हो रही है, क्योंकि बीएमसी पर सवाल उठने लगे हैं, बीएमसी की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल लगातार ये भी उठाए जा रहे हैं कि कंगना रनौत को आप नोटिस देते हैं, 24 घंटे के अंदर नोटिस का जवाब आता नहीं है, इंतजार करते नहीं है, जाकर आप उनका बंगला तोड़ देते हैं। जबकि सीधे मौसमी के पास एक बार लिए चलते, बताइए मौसमी। जी बिल्कुल, देखिए सईद, अब कंगना भीतर पहुंच चुकी हैं और उनकी थोड़ी देर में मुलाकात होगी गवर्नर साहब से। पर जो बात आप कह रहे हैं, कंगना रनौत ने तुम नहीं बोला, कंगना रनौत ने बोला तूने मेरा घर तोड़ा, अब तेरा घमंड टूटेगा। तो जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया उसको लेकर भी शिवसेना एकाएक तिलमिला उठी और मामले ने तूल तब पकड़ लिया सही जब कंगना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई अभद्र टिप्पणी करने के लिए। तो कुल मिला के एक रणभूमि में तब्दील हो गई मुंबई, जिस तरह से एक तरफ कंगना थी और दूसरी तरफ शिवसेना थी और उसके बीच में था गठबंधन और दूसरी तरफ थी बीजेपी। कहीं जिस तरह से कंगना ने लगातार महाविकास अघाड़ी पर प्रहार किया, उससे उनके आपस के जो मतभेद है इस पूरे मसले पर वो भी उजागर हुए और एनसीपी के शरद पवार जो सुप्रीमो है उन्होंने बोला कि शायद इस मसले को इतना तूल नहीं देना चाहिए था, बीएमसी ने जल्दबाजी की। कांग्रेस के हाईकमांड ने गैग ऑर्डर इशू कर दिया कि इस पर टिप्पणी ना हो, क्योंकि ये लगने लगा था कि शायद शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है। क्योंकि अगर आप देखें पूरी मुंबई में देख ले, नजर दौड़ा ले, तो आधी मुंबई अवैध कंस्ट्रक्शन के नींव पर बनी है, तमाम अवैध कंस्ट्रक्शन है, तमाम अतिक्रमण है। पर जनता भी ये सवाल करने लगी कि क्या सारे अतिक्रमण हट गए। और बॉम्बे सेशन जो कोर्ट है, अदालत ने जब सबसे पहले बोला सईद कि लगता है कि बदले की भावना से मैलिफाइड इंटेंशन ये शब्द का प्रयोग किया गया, बीएमसी ने कार्रवाई की है। उसके बाद तुरंत बीएमसी भी बैकफुट पे नजर आई। तो ये मामला अब जल्द, कंगना भी चाहेंगे कि आग में घी डलता रहे और यूं ही महाराष्ट्र सरकार तिलमिलाती रहे। पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने सबक लिया है कंगना के इस पूरे मसले से। सही, लेकिन एक बात तो और है ना मौसमी, जिस वाक्य का आपने जिक्र किया, तूने मेरा घर तोड़ा है तेरा घमंड टूटेगा, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की तरफ से खुलकर कभी भी कंगना का कोई भी वार हुआ है उस पर पलटवार जरूर किया, इशारों में किया, नाम लेकर कभी नहीं किया। ना संजय राउत ने पहले, अगर उनके पहली बात को और पहले बयान को छोड़ दिया जाए तो उसके बाद मौसमी, तो ये जो नर्म रुख है ये वक्त की कौन सी नजाकत है जिसे देखते हुए है? जी देखिए, शिवसेना ने मसले को तब छोड़ा जब बहुत देर हो चुकी थी, बहुत देर हो गई थी हुजूर आते आते, ये समझते समझते कि आपने कंगना के हाथ वो मौका थमा दिया जिसका वो इंतजार कर रही थी। क्योंकि कंगना पहले बोलती रही कि 90% बॉलीवुड जो है वो ड्रग्स करती है, किसी ने रिएक्ट नहीं किया। उसके बाद उन्होंने बोला कि मुझे सुरक्षा चाहिए, मुझे मुंबई आने से डर लगता है, तब किसी ने कुछ नहीं बोला, मामला जस का तस था, किसी ने अटेंशन भी नहीं दिया। फिर महाराष्ट्र के एक मंत्री हैं कदम साहब जो टिप्पणी करते हैं कि अगर डर लगता है तो मुंबई नहीं आओ। उसके ऊपर शिवसेना के संजय राउत भी टिप्पणी कर देते हैं कि अगर उनको इतना ही डर लगता है तो मुंबई नहीं आए। और उसके बाद कंगना पीओके वाला बयान दे देती है जिसको शिवसेना पुरजोर तरीके से डिफेंड करने, अटैक करने लगती है और लगातार तमाम सियासी वाद खेले जाते हैं और चैलेंज किया जाता है कि देख लेते हैं कंगना मुंबई कैसे आएंगी। जी बॉस भी, जिस तरह से कंगना रनौत, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ सख्त होकर बहुत ही कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, क्या ये लगता है कि यह बिना किसी राजनीतिक दल के समर्थन के बिना संभव है?
देखिए, सबसे बड़ी परेशानी या सबसे बड़ी तिलमिलाहट शिवसेना की ये है कि ना सिर्फ वो महाराष्ट्र सरकार की बुराई कर रही है, पर भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, धन्यवाद कर रही है गृह मंत्रालय का। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री उनके डिफेंस में आ रहे हैं। जब उनके दफ्तर तोड़ा गया उसके बाद तुरंत उनका बयान भी आया, तो हिमाचल की बेटी बन गई। पर कंगना को कहीं रियलाइज हुआ कि बड़ा लॉस होगा अगर मैं सिर्फ हिमाचल की बेटी बनती हूँ, तो मुझे महाराष्ट्र की भी बेटी बनना है। तो एकाएक उनके तमाम उनके देखिए अगर आप, तो उनके ट्वीट्स में ये आने लगा जय महाराष्ट्र, मुंबा देवी की याद उनको आ गई। तो कहीं ये जिस तरह से कंगना हर एक गुगली को खेल रही हैं, ये तारीफे काबिल है कि वो बतौर एक पॉलिटिशियन हर बार का पलटवार कर रही हैं। और इससे ये साफ है कि मौका बार बार शिवसेना अगर कंगना को दे रही है तो इसमें गलती शिवसेना की है, क्योंकि बतौर एक अभिनेता अगर कोई सियासी रोटियां भुनाने की कोशिश करता है और आप मौका देते हैं तो आप अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं या आपकी गलतियों की वजह से है। और ये एहसास आत्ममंथन कहीं ना कहीं एनसीपी के सुप्रीमो शरद पवार ने भी ये चर्चा उद्धव ठाकरे साहब से की और तमाम आला नेताओं ने ये चर्चा की कि जितना तूल देंगे उतना मुसीबत मोल लेंगे। मौसमी, एक सवाल हम बॉलीवुड और शिवसेना के संबंध पर एक और आपसे पूछना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले अपडेट दे दें। अब से लगभग 45 मिनट पहले कंगना रनौत अपने घर से निकली हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिलने का उनका कार्यक्रम था, 4:30 बजे का वक्त तय था, लेकिन 4:09 पर वो राजभवन पहुंच गई और इस वक्त वो अंदर हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से उनकी मुलाकात हो रही है, उनकी बातचीत चल रही है। कंगना का पाले हिल वाला दफ्तर बीएमसी ने तोड़ा है। कंगना जिस घर में रह रही है वहां पर बीएमसी का अवैध निर्माण को लेकर नोटिस है। कंगना और उद्धव ठाकरे के बीच ठनी हुई है। कंगना मुंबई पुलिस की लगातार आलोचना कर चुकी हैं। कंगना मुंबई को पीओके जैसा बता चुकी हैं। कंगना का एक और ट्वीट आया जिसमें पीओके के बाद उन्होंने तालिबान की संख्या संजय राउत के बयान के बाद शिवसेना के नेताओं को दे दी। इसके अलावा अभी हमारे एक और संवाददाता विद्या भी हमसे जुड़ चुकी हैं, लेकिन विद्या आपके पास आए उससे पहले विद्या आप ही से पूछते हैं। मौसमी भी हमारे साथ हैं, श्रुति हैं, आशुतोष हैं, हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ हैं। जिस तरह से बॉलीवुड और शिवसेना का संबंध रहा है, भले ही हम बाल ठाकरे के जमाने से बात करें, विद्या, बॉलीवुड के बड़े बड़े कलाकार जाते रहे हैं मातोश्री, वो वहां पर अपनी हाजिरी लगाते रहते हैं। अगर ये हम कहें तो गलत बिल्कुल भी नहीं होगा। और ये भी सच्चाई है कि जो भी बॉलीवुड का बड़ा सितारा है, बॉलीवुड का स्थापित नाम है, वो शिवसेना, वो मातोश्री से अच्छे संबंध के बिना टिक नहीं पाया है। ऐसे में कंगना रनौत का खुलकर शिवसेना उद्धव ठाकरे के सामने आना क्या जाहिर करता है, विद्या? ये देखिए, ये शायद पहली बार होगा कि बॉलीवुड से कोई जो अच्छा खासा पोजीशन पे ए लिस्टर कोई बहुत बड़ा कोई अभिनेता है जो पहली बार शिवसेना से जिसे कह ले पंगा ले रहा है। लेकिन ये बात तो तय है कि इससे पहले जितनी बार हुआ है हमेशा शिवसेना टारगेट करती थी। अगर मान लीजिए किसी ने कुछ कमेंट कर दिया, शिवसेना टारगेट करती थी और उसके बाद उन लोगों को हाजिर होना पड़ता था मातोश्री के दरबार में। लेकिन ये पहली बार हो रहा है। शायद कंगना ने ये इस तरह से ये जो किया है, अपनी बातें वो सामने रखती हैं, हर बार वो लड़ भिड़ के आगे आती हैं और भले ही कोई भी कुछ कह ले लेकिन वो अपनी बातें आगे सामने जरूर रखती हैं। और यही वजह है कि शायद क्योंकि उनको लोग जैसे आरोप लगा रहे हैं कि उनको किसी पार्टी का बैकिंग है, और शायद यही वजह है कि वो इस वक्त यहाँ गवर्नर की जो राजभवन है यहाँ पर पहुंची है। थोड़ी देर में वो अभी गवर्नर कोश्यारी से मिलेंगी और यहाँ पर वो अपनी बातें रखेंगी। लेकिन ये बात जरूर है कि ये शायद पहली बार है कि इस तरह से कोई बॉलीवुड का कोई बड़ा अभिनेता इस तरह से शिवसेना को टक्कर दे रहा है। कंगना के बारे में थोड़ा सा बताइए विद्या। एक तरफ लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि कोई ना कोई राजनीतिक दल है और वो सीधे सीधे राजनीतिक दल बीजेपी है जिसके इशारों पर कंगना काम कर रही हैं। लेकिन कंगना ये कहती हैं कि मैं कोई मोहरा नहीं हूं और किसी में इतना दम नहीं है कि जो वो मुझे अपने हिसाब से चला सके। तो यहां संभावना किस बात की विद्या ज्यादा?
जी बिल्कुल, अगर आप कंगना की ही बात कर लें तो कंगना इस तरह की शख्स हैं कि इस पूरे मामले में कभी भी उनसे अगर कोई बात कर ले, कोई भी अभिनेता अगर उनसे कुछ पूछ ले तो वो कभी भी उससे उनका तो यहाँ तक कि आरोप कई लोगों ने लगाए हैं कि कंगना लोगों को यूज एंड थ्रो कर देती हैं, जहां तक कि इस्तेमाल होता है कई सारे लोगों को उन्होंने यूज किया है और थ्रो कर दिया, ऐसे तक आरोप लगे हैं। लेकिन कंगना रुकी नहीं है कभी भी, कंगना को जो करना है वो करती हैं, भले ही वो खान्स को आप कह लीजिए, देख लीजिए उनके कितने भी ट्वीट्स हैं, इसमें उन्होंने सीधे खान से टक्कर ली है। बॉलीवुड में माना जाता है कि खान से सीधे कोई टक्कर नहीं लेता क्योंकि वो सबसे ज्यादा कंट्रोल करते हैं पूरे बॉलीवुड के पूरे बिजनेस को, लेकिन इसके बावजूद आप देख लीजिए उन्होंने कई बार खान, जितने भी बड़े बड़े खान हैं उन सबको टक्कर दिया है। साथ ही उन्होंने कई जो लोग हैं उनसे यही कहा है अक्सर कि भले ही कोई भी मुझसे टकरा ले लेकिन मैं चुप नहीं होंगी, और यही वो हमेशा करके दिखाती हैं। कंगना के बारे में आप यही समझ लीजिए सईद कि वो रुकने वाली नहीं है, चाहे लोग कुछ भी कह लें, अगर उन्हें जो बात रखनी होती है, किसी का साथ हो या नहीं हो, वो अपनी बात जरूर रखती हैं। मौसमी, जो विद्या कह रही हैं कि कंगना को किसी का साथ हो या ना हो, उन्हें जो करना है, जो कहना है वो करेंगी, वो रुकती नहीं है, डरती नहीं। और ऐसे में अगर बीजेपी का साथ मिल जाए तो सोने पे सुहागा, कंगना और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाती हैं, कंगना क्या और ज्यादा हमलावर हो जाती हैं, इस संभावना पर हम बात कर सकते हैं मौसमी या नहीं? टॉप एंगल से हमारे आज तक के दर्शकों को, तो टॉप एंगल से सबसे पहले जब गाड़ी निकलेगी तो हम लोग बात भी करने की कोशिश करेंगे। पर सही जो आप सवाल कर रहे थे जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि कंगना अपने बेधड़क बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती है। कंगना बॉलीवुड की बुलेट रानी है, बॉलीवुड की क्वीन है, जो ये नहीं सोचती कि अगर उन्होंने कोई वार किया या कोई बयान दिया तो उसका कितना खामियाजा उनको उठाना पड़ेगा। उनको लगता है 15 साल में जिस तरह से उन्होंने स्ट्रगल की, संघर्ष की, एक छोटे राज्य से आई हुई वो हिमाचल की बेटी है, और अगर आज उन्होंने अपना बंगला या दफ्तर बनाया है पाली हिल्स में तो अपनी मेहनत से, और वो धमक और वो धाक नजर आती है जब कंगना बोलती हैं। आपने देखा होगा कि जब वो घर पे पहुंची थी, वो दफ्तर पे पहुंची थी, तो किस तरह से एक निराशा थी, पर निराशा के साथ निश्चय भी नजर आया था। दूसरी ओर जो दूसरा रूप है कंगना का, कंगना ये भी जानती है कि सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा, सोच समझ के रणनीति भी प्लान करनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं भाजपा में वो अपना भविष्य तलाश रही है, अपना राजनीतिक भविष्य तलाश रही है। उनकी मां ने भाजपा का दामन थामा है, और जिस तरह से वो भूरी भूरी प्रशंसा लगातार भाजपा सरकार की या भाजपा के नेताओं की कर रही है, तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं उनको लगता है कि अगर इसी तरह से आगे चलता रहा तो उनका शायद राजनीतिक भविष्य भी कहीं हो सकता है। इसकी संभावना भी हम लोग रूल आउट नहीं कर सकते कि आप बहुत जल्द कंगना को एक पॉलिटिकल अवतार में देखेंगे, क्योंकि कंगना उन लड़कियों में से है जो एक नारी सशक्तिकरण का रूप तो है ही, वो ऊंचाइयों को छूने में विश्वास रखती हैं। अब उसके लिए आप ये डिस्कस कर सकते हैं कि आप अलग राय रख सकते हैं कि वो रास्ता सही है या नहीं है, वो पब्लिसिटी है, सैद्धांतिक रूप से सही है या पक्षपात है, वो अलग बात है। पर कंगना एक अग्रेसिव, एक एम्बिशियस भारतीय नारी के रूप में उभर के आती है, जिनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, और महत्वाकांक्षाएं होना कोई गलत बात नहीं है। विद्या, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, आज उद्धव ठाकरे ये कहते हैं। हम बता दें कि आशुतोष भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि कंगना के घर के बाहर मौजूद है। विद्या, उद्धव ठाकरे जब आज आए, जब उन्होंने महाराष्ट्र को संबोधित किया तो उन्होंने कहा कि मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी। उनके इस एक वाक्य को हम जोड़ते हैं कंगना के दूसरे एक ट्वीट से, जब उन्होंने कहा था कि मेरा घर नहीं, ये घर नहीं, ये इमारत नहीं, ये मेरा मंदिर है जिसे बाबर ने तोड़ा है, बाबर आया है। अगर इन दोनों को हम जोड़कर देखें तो क्या समझें? जी देखिए, हर दोनों ही एक तरह से कह लीजिए राजनीतिक पार्टियों के तौर पे बिहेव कर रहे हैं। शिवसेना जहां एक तरह से कह लीजिए अपना एक स्टैंड लेके रखी है कि ये हमारा राज्य है, महाराष्ट्र जो है ये मुंबई का जो शहर है ये महाराष्ट्र के लोगों का है, और यही बात उन्होंने सामना में भी लिखी है। आज जो एडिटोरियल लिखा गया है, संपादकीय जो लिखा गया है, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि ये जो अगर कभी भी मुंबई के ऊपर हमला होता है, जो कि कंगना ने किया था, जब आप कह लीजिए अगर इस शहर को कोई पीओके से कंपेयर करे तो ये बात तो कोई आम महाराष्ट्रियन भी यहाँ पे
लोग उससे वाकिफ नहीं रखते थे और यही वजह है कि शिवसेना ने इसे जोर शोर से उठाया और उसके खिलाफ, कंगना के खिलाफ बातें की। यही इसके अलावा आप यहाँ कंगना ऑन द अदर हैंड ये कह रही है बार बार कि आपने जो हमें जिस तरह से संबोधित किया, कई सारे शब्द बाद में आप कहते हैं कि उसका मीनिंग नॉटी है, लेकिन जिन शब्दों का इस्तेमाल आपने किया वो गलत था और ये जो एक्शन आपने लिया है वो गलत है। आप कह लीजिए दोनों ही एक तरह से, जैसे मौसमी भी बता रही थी कि एक पॉलिटिकल स्टैंड कंगना ने भी ले लिया है। कई लोग कहते हैं कि पूरी बैकिंग है उनको बीजेपी की तरफ से। फिलहाल तो ये अकेले आई हैं। बीजेपी के नेता कल आए थे, आशीष शेलार, कुछ वेटरन नेता जो यूनियन है उनको लेके। आज उनके साथ यहाँ कोई नहीं है, वो अकेली आई हैं। गवर्नर कोश्यारी से अभी मिल रही हैं इस वक्त। ठीक है विद्या, बने रहिए। लेकिन एक बार हम मौसमी और विद्या से अलग आशुतोष मिश्रा के पास लिए चलते हैं, जो कि कंगना के घर के बाहर मौजूद हैं। आशुतोष अभी तक राजभवन थे, लेकिन अब वो वहां पहुंच चुके हैं। आशुतोष, खबरें इस तरह की आ रही हैं कि कंगना रनौत जो हैं वो कल मुंबई से बाहर जा रही हैं और उससे पहले वो राज्यपाल से मिलकर अपनी तकलीफ, अपना दर्द और अपनी जो भी परेशानियां हैं वो वहां पर रख देना चाहती हैं। लेकिन क्या अब ये लगातार उनका पक्ष है कि महाराष्ट्र सरकार बदले की भावना से कार्रवाई कर रही है और बीएमसी ने उनके घर को अवैध रूप से तोड़ा है, कोविड के बीच जहां कार्रवाई पर रोक लगी हुई थी किया है? क्या सबसे ज्यादा मुख्य बिंदु उनका यही हो सकता है आशुतोष? सीधी बात है सईद। उनको शिकायत है कि यहाँ पर शिवसेना ने उनके खिलाफ मोर्चा खोला है और अवैध तरीके से घर को तोड़ा है। लेकिन इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू जो हम लगातार देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए, और कहते हैं राजनीति में सब कुछ डायरेक्टली नहीं होता बल्कि सांकेतिक होता है। तो कंगना रनौत अपने पक्ष में या उनके आसपास बोलने वाले, उनका साथ लेकर बोलने वाले जो भी लोग हैं वो सांकेतिक रूप से इसे एक राजनीतिक लड़ाई दिखा रहे हैं। दूसरा जो इसका तकनीकी पहलू, कानूनी पहलू है वो ये कि कंगना रनौत को नोटिस दिया गया। नोटिस कब दिया गया हम ये भी जानते हैं, किस विवाद के बाद दिया गया। उनका ये कहना है कि समय तो दिया गया, कम से कम बातचीत की जाती, पहलू जवाब देने का मौका दिया जाता। जिस दिन वो चल रही हैं हिमाचल से मुंबई पहुंचने के लिए, उनके उतरने के कुछ पलों पहले ही बुलडोजर वहां चला दिया गया। तो ये जो इशारा है वो शिवसेना ने उनको दे दिया कि अगर आप हमसे भिड़ेंगी तो ये हश्र होगा। और तो और सबसे बड़ी बात, दरअसल जो अगर राज्यपाल से वो शिकायत करती हो तो ये भी कि देखिए दफ्तर तो तोड़ा ही, बुलडोजर दफ्तर पे चलाया ही, अब तो घर में भी हथौड़ा चलाने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि हाईकोर्ट ने दरअसल यहाँ स्टे ये दिया है कि कोविड कॉल में किसी तरह का डिमोलिशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो ये टावर है पश्चिम मुंबई के सबसे पॉश इलाके में 5वीं मंजिल, जहां उन्होंने 2013 में 3 फ्लैट खरीदे थे, अब बीएमसी ने नोटिस तो भेजा है पूरी बिल्डिंग में और कंगना के साथ कई लोगों को कि इनमें अनियमितताएं थी। ये भी कहा कि पहला नोटिस तो 2018 में चला गया था जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे। लेकिन अब जो नोटिस की तलवार लटकी है उनमें कंगना को लगता है कि दफ्तर के बाद अब शायद घर में हथौड़ा चलाने की बारी है। तो उसको भी जाके वो राज्यपाल से मदद मांग सकती है कि सरकार विद्वेष के तहत दफ्तर तो तोड़ चुकी है, अब घर की बारी है। लेकिन राज्यपाल आगे क्या करेंगे वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। सही, ठीक है आशुतोष। विद्या, एक बात बताइए, आप लगातार मुंबई में हैं, बरसों से शिवसेना को बहुत नजदीक से जानती पहचानती हैं। विद्या, क्या कंगना ने जो कुछ भी किया, कंगना ने जो ट्वीट्स किए, कंगना ने जिस तरह से शिवसेना, महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस पर निशाना साधा, क्या जो प्रतिक्रिया शिवसेना की तरफ से आई वो स्वाभाविक थी, या सरकार बनने के बाद, शिवसेना का पहला मुख्यमंत्री बनने के बाद कहीं ना कहीं ये शिवसेना बदली हुई दिखाई देती है आपको विद्या? जी देखिए, दो चीजें हैं इसमें। गवर्नर से मुलाकात तो ये अलग बात है, लेकिन शिवसेना पिछले कई सालों से, बरसों से इस मुंबई पर काबिज है। बीएमसी उनके पास है। बीएमसी में काबिज होने की वजह से उनका एक बहुत बड़ा होल्ड है शिवसेना का यहाँ पर। अगर महाराष्ट्र के राजनीति में अगर चीफ मिनिस्टर नहीं भी बनते उद्धव ठाकरे, ये काम जो हुआ है ये बीएमसी की तरफ से हुआ है, डेमोलिशन का। तो ये काम भले ही उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री होते या नहीं रहते से कोई फर्क नहीं पड़ता। बीएमसी को अगर ये काम करना होता, शिवसेना को ये काम करवाना होता तो बीएमसी के जरिए वो करवा लेती। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो बदले की भावना से जो ये कार्रवाई हुई है, ये बात तो अदालत ने भी नोट किया है कि जिस तरह से आपने ये कार्रवाई की है, इस तरह से कार्रवाई आप दूसरों के यहाँ क्यों नहीं करते? क्यों सिर्फ अकेले सिर्फ यहाँ पर
कंगना रनौत के घर पे आपने 24 घंटे का सिर्फ नोटिस दिया और तुरंत आपने तोड़ दिया। ये बात अदालत ने नोट की थी और यही वजह थी कि तुरंत अदालत ने इस पूरी कार्रवाई पर रोक लगवाई थी। अभी भी बीएमसी का काम पूरा नहीं हुआ है, वो और डिमोलिशन करना था उनको कंगना के घर का, लेकिन अभी तक डिमोलिशन रुक गया है क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट का यह आदेश है। ठीक है विद्या, तो कंगना और शिवसेना के बीच जो ये युद्ध चल रहा है उसमें शिवसेना को बैकफुट पर आना पड़ा, लेकिन इसी बीच शिवसेना के नेता संजय राउत की एक ऐसी प्रतिक्रिया भी आई जिसके बाद और विवाद बढ़ा और कंगना को लेकर उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिस पर शिवसेना को खूब आलोचनाएं सहनी पड़ी और संजय राउत को भी बैकफुट पर जाना पड़ा। ये विवाद लगभग कहीं ना कहीं वहीं से शुरू हुआ था, लेकिन आज संजय राउत ने एक बार फिर से अपनी प्रतिक्रिया दी, सुनिए। उनको अब वाई प्लस सिक्योरिटी है। कई लोग बोल रहे हैं कि जिस तरह से शिवसेना बात करी, जिस तरह से सरकार बात करी, एक धमकी के तौर पे हैं। कोई धमकी नहीं देता है। देखो आज हिमाचल प्रदेश में मैं पढ़ रहा था, एक गैंग रेप हो गया कांगड़ा में, 7 लोगों को पकड़ा है कुछ 10-15 दिन में। क्या वो लड़की को Z+ सिक्योरिटी देंगे आप? दिया है क्या वहाँ के मुख्यमंत्री ने? उसका ऊपर गैंग रेप हुआ है और उसको मारने की धमकी दी है। तो वो जो लड़की है उसको सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत है। क्या केंद्र सरकार की तरफ से, क्या वहाँ के जो मुख्यमंत्री साहब है ठाकुर जी, जयराम ठाकुर जी, क्या उस लड़की को Z+ सिक्योरिटी दिया है? क्या एक गार्ड तो दिया है? तो ये सब राजनीति कौन से शिखर तक जाती है और कहाँ तक गिरती है, यहाँ मालूम है, हम भी राजनीति में है। अब आपने देखा सुर यहां पर बदले हुए हैं। संजय राउत अब राजनीतिक भाषा बोल रहे हैं। वो हिमाचल के मुख्यमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं, वो केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन ये वही संजय राउत हैं जिन्होंने जब कंगना के बारे में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था कि जबरदस्त हंगामा हुआ था, उन्हें आलोचना सहनी पड़ी थी। अपडेट इस वक्त का यह है कि कंगना रनौत राजभवन के अंदर हैं, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर रही हैं और वो उनके सामने क्या क्या बातें रखती हैं हम आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बताएंगे कि मेरे बंगले को, मेरे ऑफिस को अवैध ढंग से तोड़ा गया, मुझे नोटिस देकर मुझे समय नहीं दिया गया, मेरे साथ भेदभाव किया गया, बहुत सारा अवैध निर्माण है, लेकिन सिर्फ मुझ पर बदले की कार्रवाई के तहत ये कार्रवाई की गई, मुझे निशाना बनाया जा रहा है। ये तमाम बातें जब वो बाहर आती हैं, अगर उनकी प्रतिक्रिया सामने आती तो हमें पता चल गया, हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन इस वक्त हम आपको बता दें कि हमारे तमाम संवाददाता हैं जो हमारे साथ बने हुए हैं, आशुतोष कंगना के घर के बाहर मौजूद हैं। लेकिन मौसमी एक राजनीतिक सवाल मौसमी आपसे, वो राजनीतिक सवाल ये है कि ये सच्चाई है, बरसों बरस से चली आ रही है कि महाराष्ट्र मुंबई में किसी को रहना है तो शिवसेना का विरोध किए करके वो नहीं रह सकता, नहीं टिक सकता। बॉलीवुड पर भी शिवसेना का जबरदस्त दबदबा हमेशा से रहा है। ऐसे में कंगना रनौत अगर ये बोलती हैं तो क्या ये शरद पवार हैं जो इस गठबंधन की सरकार के हेडमास्टर हैं, उनका भी कहीं ना कहीं इशारा है जो शिवसेना बहुत नर्म नजर आ रही है? मौसमी देखिए सईद, बहुत सटीक आपने सवाल पूछा है और ये सवाल इसलिए भी पैदा होता है कि जिस तरह से शिवसेना ने रिएक्ट किया है, क्योंकि अगर पुरानी शिवसेना को जो 10-15 साल पहले थी, बाला साहब ठाकरे के दौर की शिवसेना को आप याद करें तो लगातार अगर कोई चीज उनको पसंद नहीं थी तो वो जाहिर कर देते थे, चाहे दुकानें बंद करना हो या तोड़फोड़ करना हो, या अपने अंदाज से शिवसेना के कार्यकर्ता सड़कों पर नजर आते थे और उसके बाद सभी लोग देखते थे कि क्या तस्वीर सड़क पर नजर आ रही है। लेकिन अगर आप बात करें तो जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना थी उसमें थोड़ा बदलाव आया। आदित्य ठाकरे एक नया चेहरा थे, वो आधुनिक शिवसेना को कहीं पुराना और नया के बीच में एक नया संबंध और समीकरण बनाने की कोशिश में थे और यही वजह थी कि वैलेंटाइंस डे हो या कुछ ऐसे प्रदर्शन हो तो शिवसेना का वो हिंसक रूप या इनटॉलरेंट रूप नहीं देखा जो गुस्सैल या नाराजगी वाला है। पर जिस तरह से कहीं ना कहीं शिवसेना को भी लगा कि बहुत हो गया, लगातार अगर आप देख लीजिए सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला था और तस्वीरें आ गई, मौजूद हम आपको रोक रहे हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के साथ मुलाकात की ये पहली तस्वीर सबसे पहले आज तक पर आप देख रहे हैं। कंगना रनौत अपनी बहन के साथ राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर रही हैं और ये अंदर की तस्वीर आ गई है, बस सबसे कुछ पल पहले की ये तस्वीर है जो सबसे पहले आज तक पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये मुलाकात चल रही है, हालांकि मुलाकात एक कमरे में, जिस कमरे में ये कमरे की तस्वीर आप देख रहे हैं कंगना रनौत के साथ, वो बातचीत हो रही है, मुलाकात हो रही है। लेकिन क्या कंगना ने बात रखी है, कंगना ने किस तरह से अपनी तकलीफ को बयां किया है, कंगना ने उनके साथ क्या हो रहा है क्या बताया है, ये सब बाहर आने
के बाद पता चलेगा। कंगना को बताना चाहिए, बाहर आकर मीडिया से बात करनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि उन्होंने राज्यपाल से क्या क्या बातें की हैं, राज्यपाल को क्या क्या तकलीफ अपने सामने रखी है, क्या उन्होंने बीएमसी की शिकायत की है, क्या महाराष्ट्र सरकार की शिकायत की है, उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की शिकायत की है। वो तमाम बातें तो तभी पता चल पाएंगी जब कंगना बाहर आती हैं और खुद बताती हैं। उनकी बहन रंगोली भी उनके साथ नजर आ रही है। कंगना रंगोली दोनों बैठी हुई हैं और भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल से उनकी ये बैठक चल रही है, मुलाकात चल रही है। काफी वक्त हालांकि हो चुका है। कंगना को 4:30 बजे तक का समय था, तय समय जो था, लेकिन कंगना 4:10 पर अंदर जा चुकी थी और इस वक्त लगभग 4:38 हो रहे हैं। तो 28 मिनट का वक्त हो चुका है। कंगना रनौत जो हैं वो अंदर हैं, इस वक्त मुलाकात उनकी चल रही है। उनकी बहन हैं रंगोली, ज्यादातर साथ में रहती हैं। जब कंगना आ रही थी अपने घर, इस तमाम विवाद के बाद उनका दफ्तर टूट गया था और उसके बाद भी जब उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दी गई थी, प्रदान की गई थी गृह मंत्रालय की तरफ से, तब भी रंगोली उनके साथ आई थी। और ये कंगना की तस्वीर उसी तस्वीर का एक हिस्सा है, दूसरी तस्वीर है ये जिसमें वो बात कर रही हैं। हालांकि यहाँ पर उनके चेहरे पर हंसी है, मुस्कुराहट है, लेकिन वो गई हैं अपनी तमाम तकलीफों को लेकर। ये वो तस्वीर है जहाँ कंगना और रंगोली दोनों अपने आमने सामने बैठी हुई हैं और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से उनकी बातचीत चल रही है। तो ये जाहिर सी बात है, ये कोई आम मुलाकात नहीं है, कोई ये शिष्टाचार मुलाकात नहीं है राज्यपाल से कि कंगना सिर्फ उनसे वैसे ही मिलने पहुंच गई हैं। कंगना शिकायत करने गई हैं उद्धव ठाकरे की, कंगना शिकायत करने गई हैं बीएमसी की, कंगना शिकायत करने गई हैं महाराष्ट्र सरकार की। और कंगना का जिस तरह से दफ्तर बीएमसी ने तोड़ा है वो बताएंगी कि उनके साथ गलत हुआ है, क्योंकि लगातार वो गलत कह रही हैं। वो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को तू करके संबोधित कर रही हैं और ये कहती हैं कि समय का चक्र है, ये समय उनका नहीं था इसलिए आपने कार्रवाई कर दी, लेकिन समय उनका भी आएगा, आप पर भी कार्रवाई होगी। ये बात कंगना रनौत कह चुकी हैं अपने एक वीडियो के माध्यम से। जब उनका घर टूटा था वो दूसरे दिन वहां पर पहुंची थी जायजा लेने, उन्होंने देखा था नुकसान कितना हुआ है। उनके वकील ने कहा था कि लगभग 2 करोड़ रुपए का कम से कम नुकसान हुआ है। और उसके बाद कंगना ने एक वीडियो जारी करके सीधे सीधे संबोधित किया था महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को और उसमें उन्होंने उन पर आरोप लगाया था कि बदले की कार्रवाई आपने मेरे ऊपर की है, मेरे साथ की है, लेकिन ये ठीक नहीं है, ये समय का चक्र है, सबका समय एक जैसा नहीं रहता है। समय सबको दिखा देता है कि समय बहुत बलवान होता है, समय से बलवान कोई नहीं हो सकता और आप जैसा करते हैं वैसा आपको भुगतना पड़ता है। तो कंगना ने कहा था समय का चक्र घूमेगा, उद्धव ठाकरे को जवाब देना होगा, उद्धव ठाकरे को इसका दंड भुगतना होगा, ये वीडियो में कंगना ने कहा था। लेकिन इस वक्त ये मुलाकात अभी भी चल रही है, हालांकि वक्त काफी हो चुका है, लेकिन ये लंबी मुलाकात है। इसका मतलब ये हुआ कि कंगना एक लंबी चौड़ी बात लेकर गई हैं। कंगना न सिर्फ अपने मुंबई पाली हिल में मौजूद दफ्तर को बीएमसी द्वारा तोड़े जाने की बात को लेकर राज्यपाल के पास गई हैं। आधा घंटा लगभग हो चुका है मुलाकात को, लेकिन अभी भी वो अंदर हैं। तो न सिर्फ अपने दफ्तर को तोड़े जाने बीएमसी की तरफ से उसकी कार्रवाई पर कंगना सवाल उठाएंगी, बल्कि कंगना का तमाम विवाद जो शिवसेना के साथ चल रहा है, संजय राउत ने जो टिप्पणी की थी, संजय राउत का जो बयान आया था और कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने कंगना के लिए किया था जिसकी शिकायत भी वो यहां पर राज्यपाल से कर सकती हैं। हालांकि इसका क्या असर होगा, किस तरह से इस पर कोई कार्रवाई हो सकती है या नहीं, ये राजनीतिक विशेषज्ञ बता सकते हैं। लेकिन फिर भी कंगना अगर गई हैं तो कंगना राज्यपाल के सामने अपनी ये सारी बातें रखेंगी और उसके बाद हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि जब वो मिलकर बाहर आएंगी तो वो बताएंगी कि आखिर उनकी क्या क्या बात हुई है, उन्होंने क्या क्या बात रही, क्योंकि ये काफ़ी लंबा विवाद चल गया है, शुरू हो चुका है और जो लगातार चल रहा है शिवसेना और कंगना के बीच ये वाक युद्ध है जो लगातार चल रहा है। ट्विटर के माध्यम से हमलावर हैं। कंगना ने एक के बाद एक कई सारे ट्वीट किए हैं और उनके ट्वीट की भाषा जो है वो जबरदस्त रही है। आज मेरा घर टूटा, कल उद्धव का घमंड टूटेगा, ये तक उन्होंने कहा। हालांकि ये उन्होंने अपने वीडियो संदेश में कहा था, लेकिन उसके अलावा कंगना ने, आप याद कीजिए, जब उनका दफ्तर तोड़ा गया था तो उन्होंने अपने दफ्तर की तस्वीरें ट्वीट की थी। मणिकर्णिका फिल्म का उन्होंने जिक्र किया था वहां पर। अभी भी मुलाकात इस वक्त चल रही है। अपडेट हम दे दें आपको कि कंगना राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की मुलाकात चल रही है। आधे घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और ये मुलाकात आज भी चल रही है। लेकिन एक ट्वीट को हम आपको याद दिला दें यहाँ पर। जब कंगना ने अपना दफ्तर टूटने के बाद वो ट्वीट किया था, अपने दफ्तर को उन्होंने कहा था ये कोई इमारत नहीं है, ये मंदिर है, बाबर आया था, ये तमाम बातें उन्होंने कही थी। तब उन्होंने कहा था कि ये राम मंदिर है,
मेरा दफ्तर नहीं है, कोई इमारत नहीं है, ये राम मंदिर है। और यहाँ बाबर आया था। बीएमसी की कार्रवाई को, बीएमसी की तोड़फोड़ को उन्होंने बाबर से उसकी तुलना करते हुए वो संज्ञा दे दी थी कि यहाँ बाबर आया था। और आज उन्होंने ये फिर से कहा था कि इतिहास फिर से दोहराएगा। राम मंदिर टूटा है तो, लेकिन याद ये रखना आपको चाहिए कि राम मंदिर फिर से बनेगा और राम मंदिर फिर से वहीं बनेगा। और उसके बाद उन्होंने लिखा था जय श्री राम। तस्वीर उन्होंने ट्वीट की थी जिसमें घर के अंदर अपने उस दफ्तर के अंदर वो पूजा कर रही हैं। हो सकता है वो जो गृह प्रवेश हम करते हैं अपने नए घर में प्रवेश करते वक्त, दफ्तर में जब वो प्रवेश कर रही थी तो वो उस प्रवेश की तस्वीरें हों, वहाँ की पूजा की तस्वीरें हों। और जब उन्होंने तस्वीर में एक भगवान की मूर्ति दिखाई थी, 4 तस्वीरें उन्होंने ट्वीट की थी। और उसके बाद उनका जो ट्वीट था उसकी भाषा थी, उन्होंने मेरे घर में किसी तरह का अवैध निर्माण नहीं हुआ है ये कहा था। इसके साथ ही सरकार पर उन्होंने जबरदस्त आरोप लगाए थे। हम इस वक्त आपको राजभवन के बाहर मौजूद हमारी 2 संवाददाता मौसमी सिंह और विद्या वहां पर मौजूद है और कंगना के घर के बाहर हमारे संवाददाता आशुतोष मौजूद हैं। मौसमी, जिस जगह आप बैठी हैं टॉप एंगल, वहां से जैसे ही कंगना निकलती है सबसे पहली तस्वीर आज तक पर आप दिखा देंगी, वो इंतजाम आपने कर दिया है। लेकिन क्या लगता है आपको कि कंगना आधे घंटे से ज्यादा जो मिल रही है राज्यपाल से, वो जो भी उनके दिल में है, वो कहते हैं ना कि पूरी भड़ास निकाल के आज निकलेंगे, ऐसा लगता है आपको? जी देखिए सईद, अपने दर्शकों के लिए हम लोग पाताल से भी तस्वीर सबसे पहले दिखाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए हमारे दर्शकों को। पर बहुत महत्वपूर्ण बात जो आप कह रहे हैं कि क्या भड़ास निकलने वाली है, आप अगर वो तस्वीर देखिए, मैंने बड़े गौर से वो तस्वीर देखी जो कंगना की है। रंगोली बैठी है, बीच में गवर्नर साहब बैठे हैं, कंगना साड़ी पहने हुए है, पॉलिटिकल ड्रेस कोडिंग है। अपने घर जब गई थी, वो दफ्तर गई थी तो ड्रेस पहन के गई थी फ्लेयर वाली, जैसे होता है डैमजिल इन डिस्ट्रेस होती है तो वो अपना महल को देखने जाती है तो ड्रेस पहन के गई थी। यहाँ पे आई है, एक सियासी मीटिंग है, एक डिप्लोमेटिक मीटिंग है तो एक क्रीम कलर की साड़ी पहन के आई है। चेहरे पर उनके थोड़ी थोड़ी मुस्कुराहट है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है वो छुपा रहे हो? कहीं उनकी मुस्कुराहट में उन्होंने ये भी सोचा होगा कि शिवसेना की हंसी जरूर उड़ेगी, कहीं ना कहीं उनके जख्मों पे नमक छिड़कने के लिए वो मुस्कुरा रही है। तो कंगना जो है बतौर, आप देखिए हर एक मूव सोच समझ के कर रही है। कल वो मुंबई से बाहर जा रही है, कहाँ जा रही है नहीं मालूम, पर इसमें भी कोई पॉलिटिकल मैसेजिंग जरूर होगी। और तस्वीर सीधे यहाँ से हम लोग गेट से दिखाएंगे जैसे ही कंगना निकलती है। सही बात, पिक्चर बहुत उनकी तस्वीर बहुत दिलचस्प थी और जैसे कहते हैं तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, कुछ ना कुछ कहानी कहती हैं। तो ये बहुत दिलचस्प रीडिंग थी जो उनके बॉडी पोस्चर और बॉडी लैंग्वेज से मुझे लगी। उसमें एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण सवाल, क्या पर्दे के पीछे कोई है? पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो राज खुल जाएगा। कंगना शायद यही कहेंगी, पर लगातार जिस तरह से कंगना तमाम भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है भाजपा के नेताओं की, ये बात भी किसी से छिपी नहीं है। उनकी मां ने ये बयान दिया कि वो बीजेपी का हाथ थाम रही है, तो कंगना ने अपनी लकीरें खींच ली है, उन्होंने अपनी साइड ले ली है। अब कितनी जल्दी से और कितनी तेजी से वो, उन्होंने बोला कि समय का पहिया चलता है, कब उनका समय आएगा, उनका नंबर आएगा। अब कंगना को सिर्फ इस बात का इंतजार है, क्योंकि कंगना की पर्सनालिटी ऐसी नहीं कि वो इंतजार करे कि डेस्टिनी उनके हाथ में एक मौका थमाए। कंगना उन लोगों में से है जो अपना मौका और अपना मौका खुद बनाती हैं और अपनी सफलता को पाने के लिए कुछ कदम खुद उठाती हैं। सही। उसमें एक बात और, विद्या आप हैं क्या हमारे साथ? मौसमी, क्या कंगना के अभी तक उनके ट्वीट, उनके वीडियो में जो लैंग्वेज, जो भाषा हमें दिखाई दी है, जो हमने पढ़ा है, जो हमने सुना है, क्या वो सीधे सीधे पॉलिटिकल लैंग्वेज लगती है? क्या ऐसा लगता है मौसमी कि उनका कोई पॉलिटिकल एडवाइजर है जो उन्हें सलाह दे रहा है? शब्दों पर गौर कीजिएगा, पीओके, बाबर, तालिबान, जय श्री राम, तमाम ये शब्द मौसमी। राम मंदिर, किस तरह के शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया? तू, घमंड,
घर, इस तरह के बहुत सारे दर्जनों शब्द हैं जो सियासी मायने में कहिए तो उनके तर्कश से निकले हुए सियासी बाण है। परमिंदर, आप लगातार तस्वीर वहां की दिखाते रहिए, गेट पे कोई भी विजुअल मिस नहीं होना चाहिए। तो उनके तर्कश से निकल रहे वार एक सियासी बाण के तौर पे वहां छू रहे हैं जहां पे शिवसेना को सबसे ज्यादा दर्द होता है। सिर्फ शिवसेना को आड़े हाथ नहीं ले रही है, वो सीधे निशाना शिवसेना के मुखिया, महाराष्ट्र सरकार के मुखिया उद्धव ठाकरे पर कर रही है और वहीं पे सबसे ज्यादा चोट शिवसेना को पहुंच रही है। तो सोच समझ के ही लिख रही होंगी। अब बताइए, सूरत में उनके लिए उनके नाम पर साड़ी बन रही है, आई सपोर्ट कंगना करके रानी लक्ष्मीबाई के रूप में कंगना जो है दर्शाई गई है और उनके नाम पे साड़ी बन रही है। तो कहीं ना कहीं एक होता है, ट्रेंड चल जाता है, एक चर्चा चल जाती है। और कंगना ने कुछ नहीं किया हो तो ये जरूर किया है कि उन्होंने शिवसेना को कटघरे में जरूर खड़ा कर दिया है कि मैं एक नारी हूँ, मैं एक संघर्षशील नारी हूँ, मैं हिमाचल की बेटी भी हूँ और मुंबई मेरी कर्म भूमि है और मेरे साथ नाइंसाफी हुई है और इसको डैमेज कंट्रोल करने में शिवसेना को वक्त लगेगा। सही बिल्कुल। आप अपने अंतरात्मा में झांक कर देखिए कि मैं क्या अपराध किया है। मेरी संवेदना है उस व्यक्ति के साथ जिसके ऊपर हमला हुआ है, मैं सख्त उसका विरोध करता हूँ। और महाराष्ट्र में कानून की सरकार है, कानून का राज्य है, तुरंत वो लोगों को पकड़ा है, तुरंत न्यायालय के सामने हाजिर किया है। तो उनके सवाल पर आप सांत्वना देंगे, क्योंकि आप पार्टी के बड़े कद के नेता हैं, आलोचना हो रही है लेकिन सरकार में आप हैं तो कानून व्यवस्था को मेंटेन करना। कानून व्यवस्था मेंटेन करने का मतलब क्या होता है आपको मालूम है? जब कोई अपराध होता है तो तुरंत उस अपराधी को पकड़ना, अपराध को रोकना, ये भी कानून का काम है। लेकिन पूरे देश में यही कानून, एक ही कानून है। महाराष्ट्र में अलग कानून और राज्य में अलग कानून नहीं होता है। हमने तुरंत कानूनी कार्रवाई, जो हमारे गृह मंत्री है अनिल देशमुख जी, तुरंत लोगों को पकड़ा है, तुरंत। ये देखा नहीं किस पार्टी के, शिवसेना के है या एनसीपी के है या कांग्रेस के है या और किसी दल के है, तुरंत कानून का सम्मान रखना है महाराष्ट्र में हमेशा होता है। लेकिन सर, शरद पवार साहब कहते हैं कि कंगना को तूल देना बेकार है, तो शिवसेना फिर क्यों तूल दे रही है? क्या कंगना हमलावर है पार्टी पे, आपकी सरकार को? छोड़ दीजिए, देखिए जिस एक्टर्स का आप नाम ले रहे हो, हमारे लिए विषय खत्म हो गया है। हमने उसका ऊपर बात करना बंद किया है। जिसको जो करना है कर दीजिए, हम सुनेंगे, हम बोलेंगे नहीं, लेकिन हर बात का हम नोटिंग करेंगे, क्योंकि इतिहास के पन्ने जो होते हैं वो बार बार बदलती है। भविष्य में नए नए इतिहास लिखा जाता है, लेकिन पुराना इतिहास जो होता है उसके पन्ने फाड़ नहीं दिए जाते। तो जो हो रहा है हम उसका नोटिंग कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन सी पार्टी देश को और महाराष्ट्र के बारे में क्या सोचती है, उनकी सोच कितनी बुरी है। क्यों? क्योंकि आपकी सत्ता हाथ से चली गई, इसलिए आप एक सब तमाशा कर रहे हो। आप एक राज्य को, एक राज्य के संस्कार को, एक राज्य के संस्कृति को आप बदनाम कर रहे हो। आपको संयम रखना चाहिए। राजनीति में ऐसे चढ़ उतार आते हैं। मैंने कहा ना, सत्ता आती है, सत्ता चली जाती है। डेमोक्रेसी में बहुमत बहुत चंचल चीज़ होती है।